हरियाणा प्रदेश की पूर्व जन स्वास्थ्य मंत्री व तोशाम विधायिका किरण चौधरी ने आज प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की जजपा व भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है, जिसके चलते उन्होंने किसानों को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। बीते दिनों से किसानों की खरीदी हुई फसल का अब तक भुगतान न करना सरकार की हठधर्मिता को दर्शाता है। वहीं उन्होंने मांग की कि किसानों की फसलों का जल्द से जल्द सरकार भुगतान करे, ताकि किसान आने वाले फसलों को जल्दी से जल्दी बुआई करने के लिए अपने लिए कारगर कदम उठा सकें और साथ ही फसल खरीदने के तथा डीजल के लिए आने वाली दिक्कतों से उन्हें दो चार ना होना पड़े। और कहीं वहीं उन्हें आड़तियों के हुए भुगतान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जहां सरकार ने अभी तक 55 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने की बात की है, जिसकी कीमत 13 करोड़ रुपए के लगभग बनती है, और अभी तक आड़तियों को अगर 5 करोड़ रुपए तक का भुगतान किया गया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि किसान विरोधी सरकार किसानों के साथ साथ आड़तियों को भी शोषण कर रही है। हरियाणा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 65 लाख मैट्रिक टन गेहूं जो है उसकी खरीद अभी तक हुई है। 65 लाख मैट्रिक टन का मतलब 13 करोड़ के आसपास की खरीद जो है करीब जो है वो करी गई। सीएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुधवार को खुद माना कि अब तक गेहूं के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि अकाउंट में जो है पूल अकाउंट के माध्यम से जो है आड़तियों के खाते में पहुंचा दी गई है, और आज शाम तक 3900 करोड़ रुपए और डाल दिए जाएंगे। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब अभी तक आड़तियों का पैसा नहीं गया तो किसानों को कैसे मिलेगा? सरकार कह रही है कि हम तुरंत भुगतान कर रहे हैं। अगर 14 करोड़ में सिर्फ 4-5 करोड़ रुपए की पेमेंट की करी है, वो भी किसानों को नहीं आड़तियों को हुई है, तो किसान को उसकी मेहनत का पैसा कब मिलेगा? 3-4 सवाल मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि 6 महीने की खून पसाई की कमाई के बाद जो है किसान को जो था वो इंतजार था अपने पैसे का, उसकी जेब में जब पैसा नहीं है तो अगली फसल की बुआई किस तरह से करेगा? डीजल, खाद, बीज समेत किसान को अगली फसल के लिए पैसा चाहिए, वो अभी तक उसको नहीं मिला। कोई ये साहूकार तो है नहीं कि इसके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। समय पर किसान बिजाई नहीं अगर करेगा तो अगली फसल में पैदावार कम होगी, उसकी भरपाई कैसे करी जाएगी, ये भी सरकार बताए। और जो है ये सरकार बताए कि कई ऐसी जगहें हैं, कल भी मैंने टीवी के ऊपर कहा है, हमारे इलाके के अंदर तो शाम में खास तौर से मनसरवास जैसी जगहों के गाँवों के अंदर जहाँ पर अभी तक सरसों की खरीद तक नहीं करी गई है। तो आप बात छोड़िए, आप तो खरीद ही नहीं हो रही है जब पूरी, तो आप भुगतान तो जो है जैसे कर रहे हैं वो सबको मालूम ही है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो गठबंधन सरकार है ये किसानों को बिल्कुल बर्बाद करना चाहती है क्या? जिला भिवानी के कस्बा भवानीखेड़ा के सामान्य अस्पताल के निकट स्थित एक शराब के ठेके पर देर शाम ठेके पर बैठे ठेकेदार पर दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। 1 दर्जन राउंड फायर किए गए, जिसमें 2 गोलियां ठेकेदार को लगी। घायल को उपचार के लिए भवानीखेड़ा के नागरिक अस्पताल में भेजा गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंचे भिवानी हेडक्वार्टर के पुलिस उप अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी आरोपी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज एक सूचना प्राप्त हुई थी कि भिवानीखेड़ा ठेके पर गोली चलने की वारदात हुई है, जिस पर मैं सीआईए की टीम को लेकर मौका पर पहुंचा था। मौके का निरीक्षण करने पर ये तथ्य सामने आया, और जो वहाँ हालात थे लोगों ने जो बताया उनसे पूछताछ पर ये तथ्य है कि भाई एक बाइक के ऊपर सवार होकर 3 नौजवान लड़के आए थे, जिन्होंने वहाँ एक नंदी जो पुराना ठेकेदार है उसके ऊपर गोलियाँ चलाई। घटनास्थल से निरीक्षण करने उपरांत हमारी जो एफएसएल टीम है उसने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया, हमने भी बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया। उससे ये प्रतीत होता है कि भाई वहाँ काफ़ी मात्रा में गोलियाँ चली थी। घटनास्थल से करीबन 21 खोल कारतूस जो है ना वो बरामद हुए हैं, और वहाँ से ये भी लगा कि भाई उसने अपने बचाव में भी जो ठेकेदार है नगरी, जिससे एक गोली कान को छूकर निकली है और एक टांग में लगी है, उसने अपने बचाव में भी वहाँ गोलियाँ चलाई हैं। लेकिन अभी तक बचत है। जिस हिसाब से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और लोगों ने बताया, ये मामला जो है ये पुराना लगता है, क्योंकि पहले भी नंदी ठेकेदार को अजय नाम के गुजर द्वारा गोली मारी गई थी, और अब भी वो शक जाहिर यही कर रहा था
क्योंकि अभी तक उसके बयान हासिल नहीं किए गए, लेकिन जो आम पब्लिक बता रही थी कि अजय गुजर के जो है ना साथियों ने ये काम किया हो सकता है। अजय गुजर भवानी खेड़ा का रहने वाला एक लड़का है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसके ऊपर पहले भी हत्या प्रयास के, लूट के, डकैती के, आर्म्स एक्ट के कई पर्चे दर्ज हैं, जो पहले भी जेल में रह के आ चुका है। इसकी नंदी ठेकेदार से पहले ही दुश्मनी है और कोर्टों में केस चल रहे हैं। तो सर अजय गुजर बाहर है या जेल में है? नहीं, अजय गुजर अभी बाहर ही है, जेल में नहीं है। हमने इस संबंध में 4 टीमें जो है ना बनाई हैं, जो संभावित ठिकानों पर रेड कर रही हैं और जिन लड़कों ने ये वारदात करी है उनकी तलाश कर रही है। जल्द ही हम जो है ना जो वांछित अपराधी हैं उनका पता लगा के उन्हें गिरफ्तार करेंगे। भारतीय रेल की तरह हरियाणा रोडवेज की बसों पर भी अब ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सफर किया जा सकेगा। जी हां, ये फैसला अब हरियाणा रोडवेज के द्वारा लिया गया है। कोविड-19 को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए तथा गंतव्य टू गंतव्य सफर करवाने के लिए हरियाणा रोडवेज ने ऑनलाइन बुकिंग सेवाएं शुरू की हैं, जिसके माध्यम से नागरिकों को सफर करने के लिए अब हरियाणा रोडवेज की वेबसाइट पर जाकर अपनी ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। मुख्यालय से आदेश है कि 5 से 10 गाड़ियां सैनिटाइज करवा के और उन पे जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उन पे मार्किंग करने के आदेश हुए हैं और बस स्टैंड पे भी अपना सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाए जा रहे हैं और भविष्य में जब गाड़ियाँ चलेंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा और बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज करके और ड्राइवर कंडक्टर के लिए भी जो सैनिटाइज़र है उसका उपयोग करना, सभी सवारियां मास्क लगाएंगी और सभी ड्राइवर कंडक्टर भी मास्क का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए गाड़ियों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो सर क्या इसकी बुकिंग किस प्रकार से की जाएगी, ऑनलाइन है वो फिर ऑनलाइन? ये अभी तो जो मुख्यालय के आदेश हैं कि ऑनलाइन जो अपनी टिकट बुक करवाएगा उन्हीं को इजाज़त होगी गाड़ी में बैठने की। बीच में जो डेस्टिनेशन से पहले कहीं बीच में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कहीं करने की इजाज़त नहीं है। तो सर क्या रेड जोन में जाएंगी बसें या ग्रीन जोन तक चलेगा इसमें? नहीं, रेड जोन में अलाउड नहीं है, ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में जो आगे मुख्यालय का विचार है कि गाड़ियाँ चलाई जाए। भिवानी में मीडिया के दखल के बाद प्रवासियों को घर जाने का मौका मिला है, जहां सैकड़ों मजदूर अपने घर पैदल जाने की जिद पर अड़े थे, जिनकी खबर दिखाए जाने के बाद जनता की रसोई में उन्हें खाना खिलाकर बसों के माध्यम से रोहतक तथा वहां से ट्रेन के माध्यम से गृह जिला भेजा गया। बता दें कि भिवानी में सुबह सैकड़ों मजदूर करोड़ीमल पार्क में इकट्ठा हुए और जिनको बस या ट्रेन न मिलने के चलते वह पैदल अपने घर जाने की जिद पर अड़े थे। इस पर मीडिया ने दखल दिया तो प्रशासन ने इन्हें भिवानी महापंचायत द्वारा चलाई जा रही जनता की रसोई में भेजकर भोजन कराया गया, तो बाद में उन्हें बसों के माध्यम से रोहतक तथा रोहतक से ट्रेन के माध्यम से उन्हें गृह जिले भेजा गया। ये जो जनता रसोई चल रही है उसमें हजारों लोगों का खाना बनता है, लेकिन अब क्या परेशानी है? अब परेशानी आ रही है कि बगैर तरीके सर हमारे 200, 400 मजदूरों को जिनकी कोई टेस्टिंग नहीं, कुछ नहीं, अंदर रसोई में आके हमारे पास आके खाना खाना शुरू कर दिया है। इससे हमारे जो सेवक हैं उनको क्या नाम है सगुरता फैलने का, कोरोना जैसी बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है कि जितने भी यहाँ पे मजदूर आ रहे हैं, जरूरतमंद लोग हैं, हम बाहर से खाना देते थे, अब हमें बैठ के खिलाना पड़ रहा है। यहाँ पे ये भूखे हैं। अब ये दिक्कत ये आ रही है कि कहीं इस जनता रसोई के किसी सेवक को कुछ हो गया तो ये रोज 25,000 आदमियों का खाना जो हम बांट रहे हैं उनमें दिक्कत आने की संभावना बढ़ जाएगी। हम दरखास्त कर रहे हैं प्रशासन से, कृपा करके उन्हीं मजदूरों को लाएं जिनकी टेस्टिंग हो, क्योंकि हम यहाँ खाना बांट भी रहे हैं तो अभी कोरोना की स्क्रीनिंग करके बांट रहे हैं। हम यहाँ पे सभी मजदूरों को हमने विटामिन सी भी दी है, खाना भी दे रहे हैं। हम खाना ले जाओ तो 1 लाख आदमियों का, लेकिन कम से कम हमारी रसोई को इस तरीके डिस्टर्ब ना करें कि बीमारी फैलने का खतरा ना हो। बिहार में आज हमें ट्रेन में भेजने के लिए 300 श्रमिकों का हमें कोटा दिया गया था, तो उसके पश्चात ये हमारे 200 बंधु हैं लगभग जो रह गए थे, तो इनको और हमारा जो स्पेशल श्रमिक ट्रेन जो आज रोहतक से पटना के लिए चलेगी उसमें इनको भिजवाया जा रहा है। काफ़ी श्रमिक असर तो कहते हैं कि कई दिन रजिस्ट्रेशन में उनको हो चुका है, लेकिन उनको भेजने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। रजिस्ट्रेशन जो है इसमें पोर्टल पे कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसमें जो सरकार द्वारा एक समय सीमा तैयार की गई है, एक समय सारणी तैयार की गई है जो कि हमारी ट्रेन्स के लिए है और बसेस के लिए है। उसके अनुसार ही हम तरीके से जो श्रमिक बंधु हैं जो अपने अपने राज्यों से, अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं, उस समय सारणी के अकॉर्डिंगली भिजवा रहे हैं।
तो मेरा सभी से अनुरोध यही है जो हमारे श्रमिक बंधु हैं कि थोड़ा शांति रखें, संयम रखें। जैसे भी उनका टर्न आएगा हम उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट में, होम राज्य में भिजवा रहे हैं। यानी किसी मजदूर को यहाँ पर देश आ रहा है, सभी से श्रमिकों से जिनकी इच्छा है जाने की, तो उनको उनकी इच्छा के अनुसार भिजवाया जा रहा है। जो इच्छा यहाँ पे काम करने को तैयार है तो हमें उनको किसी प्रकार का दबाव नहीं बना रहे, जो काम करने को तैयार उनको रख रहे हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे, क्या नाम आपका? कहाँ सर से, क्या परेशानी है? MD मज़हर आलम है। मैं बिहार से अररिया ज़िला से हूँ और हम लोग दर दर भटक रहे थे तो मीडियाकर्मी हम लोगों के पास पहुँची और मीडियाकर्मी ने दिखाया तो सर लोगों ने कहा कि रामबाग जाओ, शमशान घाट में वही बात बनेगी। तो आए और मीडिया वालों ने हम यहाँ तक किया और मीडिया का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और SDM सर का भी शुक्रगुजार करना चाहते हैं जो कि इतना कम समय में हम लोगों का मेडिकल करवा दिया और लिस्टिंग भी कर दिया और हम लोगों को बिहार भेज रहे हैं। तो इसीलिए मैं प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ख़ास करके हरियाणा का मुख्यमंत्री साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और SDM साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। घर इसलिए जाना चाहते हैं कि यहाँ पे रोजगार बंद है और दूसरी बात है हम लोग बहुत दिन से लॉकडाउन में फंसे पड़े हैं, परेशानियों का दिक्कत करना पड़ा था, इसलिए हम लोग गांव जा रहे हैं। तो वापस आओगे फिर? वापस फिर आएंगे जब ये सारा कोरोना वायरस का सिस्टम खत्म हो जाएगा, सब जगह बंद हो जाएगा, तभी हम लोग वापस आएंगे। लेकिन आएंगे हरियाणा बहुत अच्छा आएंगे। क्या नाम आपका? MD मज़हर आलम सर। हम लोग 10 साल MD मोहम्मद कहाँ से हो? बिहार से हैं, अररिया जिला से। क्या नाम है? मोहम्मद जाबिर। जी, तो घर क्यों जाना चाहते हो, क्या परेशानी है? सर यहाँ पे हम लोग 10 साल से रहते थे, मतलब जो है लॉकडाउन की वजह से काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। काम नहीं मिलने के बाद उसका राशन पानी को दिक्कत हो रहा था। पहले मतलब गली में खाना वाना आता था तो उसके बाद बना हो गया तो रामबाग से मतलब कभी कभी ले आते थे, तो कुछ अपने पैसे से भी जो भी पैसे थे वो मतलब जो ख़त्म हो गए। उसकी वजह से जो है मतलब जो है बहुत दिन से मतलब थके हुए धक्के खा रहे थे। तो आज मीडिया कर्मी ने वहाँ पे जो जहाँ वो क्या कहते हैं रोड में मिला था, उसके बाद जो वो दिखाए, उसके बाद पुलिस वाले आए, उसके बाद रामबाग जाओ, वहाँ से तुम लोग को बंदोबस्त करते हैं। तो सर SDM साहब आए तो बोला कि ठीक है तुम लोग पटना गाड़ी जा रही है, पटना जाओगे? सही, जी सर जाएंगे, हम लोग पटना ही जाएंगे, पटना से कोई व्यवस्था हो जाएगा। तो आप व्यवस्था हो गई आपकी? जी व्यवस्था हो गई, मेडिकल भी हो गई, रिपोर्ट भी बन गई और क्या कहते हैं भेज रहे हैं सर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों ने एक मिसाल कायम करते हुए बिना सरकार पर बोझ डाले स्वयं के खर्चे से एक सैनिटाइजर मशीन को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्य गेट पर लगवाया है, जिसमें से आने व जाने वाले व्यक्तियों को गुजरना होगा तथा कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लड़ने के लिए वह मशीन कारगर सिद्ध होगी। वहीं शिक्षा बोर्ड में काम करने वाले लोगों को अभी तक सता रहे कोरोना जैसे खतरे से भी कहीं न कहीं निजात मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्य गेट पर एक मशीन लगाई गई है जिसकी लागत 35,000 रुपये आई है। यह टनल बिना किसी सरकारी खर्चे के कर्मचारियों द्वारा लगाई गई है। ये पूरी मशीन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड है जैसे बताया गया है। इसमें 2 चलाने के मोड हैं, एक ऑटोमेटिक है, एक फुट ऑपरेटेड है और इसके अंदर क्वैक मटेरियल यूज़ होता है विच इज़ जो पूरे भारत सरकार में भी यूज़ कर रहे हैं। अब 2 दिन पहले मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर में भी इस मशीन को लगाया गया था, उसमें भी यही केमिकल लगाया गया है और इसमें पर पर्सन कॉस्ट आती है सिर्फ 10 पैसे की केमिकल और पानी मिला के एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ही इसमें कम है। जब आदमी इसमें सैनिटाइज होकर निकलेगा तो उसका पूरा बॉडी ही नहीं, उसके जो फुटवियर हैं वो भी उसमें से केमिकल से सैनिटाइज होकर निकलाएंगे। और एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डायरेक्शन दिस यूलिसाइड इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर कोविड-19। जैसे आप देख रहे हैं कि महामारी का प्रकोप धीरे धीरे फैलता जा रहा है, तो उसी की रोकथाम के लिए बोर्ड ने कुछ ऐसे हमने कुछ ऐसे स्ट्रिंग मेजर्स अपनाए हैं, जैसे कि थर्मल स्कैनिंग। अगर कोई भी बोर्ड के अंदर आता है तो सबसे पहले हम उसका थर्मल स्कैन यानी उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। और जैसे मास्क हम लोगों ने कम्प्लीटली मैंडेटरी कर रखा है, बिना मास्क के कोई भी एंट्री बोर्ड के अंदर अलाउड नहीं है। तो उसी कड़ी में ये एक तीसरा हमारा उपाय वो हमने इस बार करा है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म तो हम पहले ही मान देते, सरकार की जो भी हिदायतें सारी की सारी मान देते। एक और एडिशनल हमने बोर्ड के एम्प्लॉयज़ के लिए एक जो डिसइंफेक्टिंग चैम्बर है उसको हमने आज लगवाया है। और मैं आपको बता दूं इनके जो बनवाने वाले हैं श्री RS वर्मा जी, ग्रेड G के साइंटिस्ट हैं और उनके द्वारा ये निर्मित की गई है।
और इसके अंदर जो कंपाउंड यूज़ किया गया वो मिनिस्ट्री और हेल्थ उसके द्वारा ऑलरेडी अच्छे तरीके से अप्रूव्ड है, जो कि मुझे बताया गया। सर हालांकि प्रदेश में कई सालों से ऐसी मशीनें लगी थी जिसको जो सरकार ने मना भी कर दिया था, इसके अंदर क्या खास वजह थी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ केमिकल्स थे जो कि जो ह्यूमन के लिए फिट नहीं माना गया था, लेकिन इसके अंदर जो QAC का जो कंपाउंड यूज़ किया गया है और वो भी बहुत डाइल्यूटेड मात्रा में, उसमें एक निर्धारित एक लिमिट दी गई है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो बड़े माप के साथ हमने, और उसमें हम डिस्टिल वाटर यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि हमें जो मशीन के निर्माता उन्होंने हमें बताया था कि इसके अंदर ये ऑलरेडी मशीन और जगह 3-4 जगह ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। तो इट इज़ नॉट कि हम लोग पहला कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी मशीन 3-4 जगह ऑलरेडी कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंदर भी ऐसी मशीन के बारे में लगाया जा रहा है, जो हमें बताया गया। सर लागत की अगर बात की जाए तो बोर्ड की कितनी लागत जो है, हालांकि बोर्ड की लगी, कर्मचारी सब ने मिलकर चेष्टा से दी है, कितनी लागत इसके ऊपर लगाई गई है? देखिए, ये मैंने जैसे बताया कि इसके अंदर, जैसा श्री RS वर्मा जी ने मुझे बताया कि इसमें कोई उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इट इज जस्ट अ फिलैंथ्रोपिक। और उन्होंने जैसे कि जो प्राइस था वो बड़े सब्सिडाइज रेट पे हम लोगों को प्रोवाइड करवाई गई है। असल में सर मेंशन कर देते ना भी इतनी लागत से लगी है, 35,000 का लगी है, ताकि और भी लोग ये सर आप ही बता कि पिछली 20 तारीख से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी बोर्ड में रोज आ रहे हैं, तो सबको शंका रह रही थी कि भी कहीं हम ना बीमार हो जाएं। तो इस कारण से हम सब बोर्ड के परिवार ने विचार किया कि हम कंट्रीब्यूट करके स्वेच्छा से जो जितना देना चाहे एक ही मशीन लगवाई जाए, ताकि हम सब सैनिटाइज होकर के हमें किसी प्रकार की बीमारी का ना लगे। इस कारण से हम सब ने ये कंट्रीब्यूट करके लगवाई है। सर इस मशीन के अगर बारे में बात करें तो क्या क्या मशीन में खूबियाँ हैं, किस तरह से सैनिटाइज करेगी? इस मशीन में एक ऑटोमेटिक मोड है, जिसमें जो प्रातःकाल जब हमारे बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी आएंगे तो ऑटो मोड में सब बारी बारी से निकलते चले जाएंगे, लेकिन कोई बाद में कार्यालय समय के बाद आता है तो उसमें पैडल दबा करके 5 सेकंड के लिए वो मशीन ऑन होती है, उसमें से निकल जाएगा, वो सैनिटाइज हो जाएगा। हाँ, ये हम मान के चलते हैं, इसी कारण से लगवाई है कि भी लगभग हम 100% इस बीमारी से फ्री बोर्ड को करना चाहते हैं। बोर्ड के किसी कर्मचारी अधिकारी ने कोई मना नहीं किया, हमारे बोर्ड के जो यूनियन के पदाधिकारी जिसके पास भी गए वो सब ने दिया है। अब किसने कितना दिया है ये स्वेच्छा से था। इस मशीन के लगाने से प्रत्येक कर्मचारी पर, जो भी बोर्ड में कर्मचारी आएंगे, अधिकारी आएंगे, या जब मूवमेंट प्रारंभ हो जाएगा, हमारे जो कस्टमर भी आएंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति पर 10 पैसे खर्चा आता है। और हम सब बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों ने कुल मिलाकर के 35,000 रुपये इकट्ठे किए हैं, और RS वर्मा जी 35,000 में ही संतुष्ट भी हो गए कि मैं इतने में ही काम चला लूँगा। इसमें ये दूसरा फ़ायदा ये भी कि हमारे जो पैर का आमतौर पर कहीं पे सैनिटाइज नहीं होते हैं, और पैरों ये जूते ऊपर कहते हैं 24 घंटे तक या 48 घंटे तक भी कोरोना रहता है, वायरस का प्रभाव रहता है, तो इसमें जूते भी सैनिटाइज हो जाते हैं। इसकी खास बात ये है। हरियाणा न्यूज़ टुडे पर बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में हमारे को लिख जरूर भेजें। अगर आपके आसपास में है कोई खबर, कोई घटनाक्रम, तो हमें बताएं, हम आपकी खबर को उठाएंगे प्रमुखता से।